वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। जैसा कि यहाँ आपको टाइटल से पता चल रहा है कि फाइनल टर्म ऑफ एसटीएसपी के बारे में डिस्कशन होगी, तो मैंने सोचा कि आपको वो टिप्स और सजेशन दूँ जो शायद किसी को नीड हो मगर प्रॉपर उसको गाइड नहीं मिली। तो मैंने इसलिए पहले आपके लिए एक आउटलाइन रखी है जो चैप्टर्स आपके इंक्लूड है। हाँ, फर्दर क्या टॉपिक्स कौन से सेक्शन इंक्लूड होंगे वो आगे हैं। मेन चैप्टर्स जो आपके हैं वो ये हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या आना चाहिए? मेन आपको कन्वर्जेंट आनी चाहिए, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट टू लॉगरिथम, यानी सिंपल जो हम कन्वर्शन करते हैं 3.1 और 3.2 में खास करके। इसके अलावा 3.4 और 3.1 एक्चुअल में ये 5 है लाज ऑफ लॉगरिथम। उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि चेंज ऑफ बेस जो ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी भी लाज इस्तेमाल होते हैं, कभी फॉरवर्ड में कभी बैकवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा आपके पास कि log ऑफ अगर ए इंटू बी लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, मगर जब रिवर्स में आप लिखेंगे इस log को फिर आपके पास वो बैकवर्ड में यूज़ होता है। तो सिमिलरली आपको ये लाज सारे आने चाहिए, स्पेशली चेंज ऑफ बेस। और यही हम इसमें फिर हम अलग से पढ़ते हैं कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मगर मैंने जो रखे हैं इसमें हर सवाल में आपको ये चीज़ अगर पहले से आती हैं तो आप सवाल को अटैक कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक जो और चीज़ मैंने यहाँ मेंशन नहीं की मगर मेरा इरादा था वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या लॉगरिथमिक इक्वेशन, जो एक्चुअल में वहाँ पे भी लॉज ही अप्लाई होते हैं रिवर्स में। या फिर हम ये कहते हैं अगर दो लॉग अगर आपस में बराबर हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स इक्वल होंगे, तो एक कंडीशन वो हो जाती है। तो मेन दो ये चीज़ें हैं। तीसरी हमने जो बात की है उस पर भी आप देख लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपको हो जाएगा। अच्छा, ये एक और चीज़ कि अगर आपको क्वेश्चन को देखना क्या है, तो हर सवाल में अब कोई भी सवाल हो किसी भी चैप्टर्स में से आप ये देखते हैं कि गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना है। अगर ये आपको समझ आ गया, आपको वैसे रूल्स आपको पता है, हर चीज़ आपने हर चैप्टर की डिस्कशन कर चुके हैं और हर किसी पे प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वजह से मेन है कि आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को। तो वही मसला होता है कि हम शुरू कर देते हैं, जल्दी से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, भाई ये लिखा है हमने ये कर दिया, आगे देखा ही नहीं कि एक्चुअल में हमें कुछ और पूछता होगा सवाल में मगर हमने कुछ और ही कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो आंसर तो मैच नहीं कर रहा, या फिर जो हमने निकाला था आंसर वो बुक का हमें याद है वो तो नहीं आ रहा। तो इस वजह से नहीं आ रहा, आपने जो सवाल उसने पूछा है वो आपने उसको आंसर किया ही नहीं है, तो इस वजह से वो मार्क्स भी उस लिहाज से आ जाती हैं। अब चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड है। 5 में आपको क्या चाहिए? 5.1 चाहिए, जिसमें पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ हैं, यानी दो तरीके हैं। एक तो आपका वैल्यूज़ पुट करने का तरीका, यानी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू सुइटेबल, उसके लिहाज से साइमल्टेनियस इक्वेशन अराइज होती हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा क्या था, हम कंपेयरिंग करते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को इन टर्म्स ऑफ ए बी, फिर हम कोएफिशिएंट कंपेयर करके वो करते हैं। यानी हर आपको वो चीज़ पता है, आपको आती है, सिर्फ रिकॉल करनी है कि आपको गिव अवे क्या है इस चैप्टर से। तो वो मेन ये है कि आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज आनी चाहिए, सॉल्व करना दोनों तरीक़ों से। फिर इसके अलावा दो सेक्शन और हैं जो इकट्ठे लिखे हैं मैंने, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम सिंपली ये है कि आपका अगर पी ऑफ एक्स आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए के साथ, तो डिवाइड करने के बजाय लॉन्ग डिवीजन हम डायरेक्टली पी ऑफ ए रखते हैं, तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। फिर हम ये कहते हैं अगर वो पी ऑफ ए ज़ीरो है तो एक्स माइनस ए आपका फैक्टर बन जाएगा, और अदर वे हम कहते हैं एक्स प्लस ए आपका फैक्टर बनेगा जबकि पी ऑफ माइनस ए ज़ीरो हो जाए। तो हम मोस्टली करते हैं कि एक्स माइनस के बाद जो वाला पुट नंबर है हम वो पुट करेंगे। तो अगर उस पर ज़ीरो आ रहा है तो मेरा सिंपल ये होता है कि अगर एक्स प्लस 3 लिखा है तो हम -2 लेते हैं। वो आपको वैसे भी पता है कि हम करते क्या है इसमें। इसके अलावा क्या है, जो मेन है 5.4 है वो क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी जिसको हम पोलिनोमियल इक्वेशंस भी कहते हैं। तो एक आइडेंटिटी थी जिसमें इक्वलेंस था, एक इक्वेशन थी, यानी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक तरीका फैक्टराइज करने का ये है कि हम लास्ट टर्म जो होता है उसको सिंपली मिडिल टर्म का मतलब हिट एंड ट्रायल से करते हैं, बाकी हम क्वाड्रेटिक अज्यूम करके उसको कंपेयरिंग या वैल्यूज़ पुट करके करते हैं। वो आपको तरीका पता है, मगर मोस्टली हमने ये यूज़ किया है। तो वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं इन सब पे चैप्टर वाइज। मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ लगा देता हूँ प्लेलिस्ट की। तो जिन जिन को नहीं पता उसके लिए ये है कि आपको अगर वैसे तो सारे जो वीडियोस ये देखते होंगे तो ऑब्वियसली उसको ये आइडिया होगा, मगर शायद वीडियो उसके पास भी शेयर हो जाए जिसको ये आइडिया नहीं हो कि मेरे वीडियोस भी अवेलेबल हैं इस चैनल पे। तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है STHP22 के नाम से, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो जो आपके इंक्लूड हैं आपके फाइनल टर्म में। तो चैप्टर नंबर 7 है। अब 7 में आपको 7.1 है
डिस्टेंस फार्मूला, फिर 7.2 मिड पॉइंट है, उसके बाद स्लोप है। यानी मैंने सेक्शन से ज़्यादा वो मेंशन किया है आपको एक्चुअल में क्या आना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ लाइन आनी चाहिए, पासिंग थ्रू अ पॉइंट हो या 2 पॉइंट्स हो। 2 पॉइंट्स हो तो आपको स्लोप पता होगा, या वरना आपको स्लोप और एक पॉइंट देते हैं। और इसके अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है आपके सेक्शन। 7.7 है तो इस वजह से आपको 7.6 तक रहना है। तो ये जो 7.1 से लेके 7.6 के टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास चैप्टर 9 है। तो एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपके कैसे आ सकते हैं इसमें, कि आपको एक्स फाइंड करें, या तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल हो या नॉट इक्वल हो। तो आप दोनों केस कर सकते हैं। अगर इक्वल के लिए कर रहे हैं तो इसके अलावा जो नंबर्स होंगे वो नॉट इक्वल के लिए वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सवाल मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें दोनों फंक्शन रेशनल हो। अब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, या तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक बनेगी। भले पावर 4 की भी इक्वेशन आ जाए, मगर पावर 4 शायद कैंसिल हो जाए, तो लास्ट जाके आपका क्यूबिक या आपका क्वाड्रेटिक बन सकता है, जिसको आपको इजीली चैप्टर 5 में आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो इस वजह से मोस्टली आपका क्यूबिक के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 आपका फाइनल में इंक्लूड नहीं किया गया। तो कोशिश तो वैसे ये होगी कि आप चैप्टर 5 इसमें यूज़ करें, मगर सवाल पे हम डिपेंड करेगा सवाल क्या आता है। सिमिलरली आपको फंक्शन की डोमेन आनी चाहिए और रेंज आनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ नहीं रखी, डोमेन जब गिवन हो तो रेंज कैसे फाइंड करें वो भी चीज़ है, कि अगर -2 से लेके x गिवन है 5 तक, उसके लिए रेंज क्या होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो -2 पे आंसर और 5 पे आंसर आए वही वहाँ से लेके वहाँ तक रेंज हो, तो ये लाजमी नहीं होता। तो अगर फंक्शन आपका कोई पैराबोला बन रहा है या यू शेप बन रहा है कोई भी, या वी शेप बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो डोमेन के लेफ़्ट और राइट एंड पॉइंट्स हैं उन पे जो जवाब आते हैं वही हों। शायद हो सकता है कि जो मिडिल में आंसर या कहीं पे -2 और 5 के दरमियान ऐसा कोई नंबर हो जहाँ पे आपका वैल्यू आ सकता है, यानी जिसके दरमियान रेंज वेरी कर सकती है, वो आपने किए हुए हैं। तो मोस्टली इसमें गिव अवे क्या होगा, इस सवाल में मोस्टली आप क्या करें, ग्राफ बनाएं। भले वो फेयर पे अगर पूछ रहे हैं आप इसको स्केच करें तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं पूछ रहे आप रफ पे ग्राफ बनाएं। जब जितना आप अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे उसको रेंज आपको नज़र वैसे ही आ जाए, क्योंकि हम डोमेन देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल, यानी हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, -x कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है। जब हम रेंज देखते हैं तो y के वैल्यूज देखते हैं, उस ग्राफ की y की वैल्यू कम से कम क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। इस वजह से ग्राफ आपके लिए थोड़ा ईजी बन जाता है। ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि डोमेन भी क्लियर हो जाती है और उससे अच्छा रेंज ज़्यादा क्लियर होती है, क्योंकि हमेशा हम वर्टिकल देखते हैं, फिर ग्राफ कहाँ से लेके कहाँ तक है इस डोमेन के अंदर। अब चैप्टर नंबर फिर 1 है। 1 में से आपको क्या चाहिए, एक तो सेट बिल्डर आना चाहिए, रियल नंबर और इंटीजर और बाकियों के लिए। इसके अलावा वेन डायग्राम। मगर मैंने एक और चीज़ यहाँ नहीं लिखी, मगर आइडिया मेरा ये था कि आपको क्लियर कर दूँ। एक चीज़ ये आनी चाहिए कि अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेट बिल्डर में आना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे सवाल आ सकते हैं। वो हम कैसे बनाते हैं और इससे अच्छा तरीका क्या होता है, इसके लिए जो सेट बिल्डर मैंने लिखा है यहाँ पे, उसके लिए आप मोस्टली रियल लाइन बनाएंगे। रियल लाइन पे जब सोल्यूशन मेंशन करेंगे, वो जहाँ ए सेट मेंशन करेंगे रियल लाइन पे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना क्योंकि ग्राफिकली अगर देखें यहाँ पे नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। तो इसमें ये मेंशन मैं कर रहा हूँ कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप पेन पे अपने या पेज पे लिख लें कि अगर आपका सेट है एक्स सच दैट एक्स फ्राम 2 to 5, तो 2 से लेके 5 तक है, तो हम रियल लाइन पे 2 से लेके 5 तक लाइन बनाएंगे। जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या आ जाएगा, 2 से लेफ्ट वाले नंबर, यानी <2, अगर उसमें इंक्लूड नहीं था तो, अगर इंक्लूड था, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे कर देंगे x < 2, और उसको हम आ जाएगा सवाल x < 5। तो अगर आपका 2 से लेके 5 का मतलब क्या था, इन बिटवीन 2 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटसाइड द 2 and 5। तो हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप कर चुके हैं, तो आपको इसका भी पहले आइडिया है कि आप लेस देन कब लेंगे, ग्रेटर देन कब लेंगे। तो मेन क्या होता है, आपको रियल लाइन बनानी होती है। रियल लाइन पे आप हमेशा मेंशन करते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए आपके लिए। अब इसके अलावा वेन डायग्राम आना चाहिए। वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, वेन डायग्राम के लिए आपके पास हमेशा 3 सेट्स अगर गिवन है, तो 3 के लिए अगर आपको ये दिया गया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कोई सी कॉम्प्लीमेंट है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही ग्राफ पे बनाएं। इसमें क्या होता है कि हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। एक में आपने ए यूनियन बी बना दी, दूसरे में आपने सी कॉम्प्लीमेंट बनाया, तीसरे में आप मेंशन करें भाई आप फाइनल रिजल्ट ये है। तो ये फ़ायदा क्या होता है इसमें, आगे वाले को क्लियर होगा कि
आपको अच्छे से चीज़ें आ रही है। ऐसा नहीं कि आप याद करके आए या ऐसे ही बना लिया है आपने। अगर स्टेप वाइज करेंगे जितना, अगर 4 उसमें सवाल में 4 चीज़ें गिवन हैं या 2 ब्रैकेट्स हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर आप फाइनल आंसर करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर।